आखिर एक थंबनेल डिजाइनर कितने पैसे बना सकता है एक महीने में? आखिर अभी डिजाइनिंग का स्कोप है भी या नहीं? या आपको कैसे ये पता चलेगा कि आप एक अच्छे डिजाइनर हैं या अभी भी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनके डिजाइन्स आपने कई बार यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर देखे होंगे। तो हमने आज के गेस्ट से यही पूछा है कि आखिर वो कैसे एक प्रो थंबनेल डिजाइनर बने। खुद से ही सीखी जाती हैं। आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो इन चीज़ों को सीखने के लिए, कितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है चीज़ों को देखने के लिए। उनका क्या प्रोसेस रहता है एक थंबनेल डिजाइन करने का, क्या डिफरेंस होता है एक बेसिक थंबनेल डिजाइनर में एंड एक प्रो थंबनेल डिजाइनर में। हमने इस पॉडकास्ट में इन डिटेल सिर्फ थंबनेल के बारे में बात नहीं की है, हमने इसमें ये भी बात की है कि आखिर आपको एक प्रो थंबनेल डिजाइनर कैसे बनना है जो आपके क्लाइंट्स के लिए एंडलेस रिजल्ट्स लाके देगा एंड दे विल पे यू व्हाटएवर यू कोट। और लास्ट में हमने एक ऐसे मिथ के बारे में बात की है कि एक थंबनेल को डिजाइन करने में सिर्फ 40% डिजाइनिंग का खेल होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेटली होती है। डिजाइन से आप थंबनेल अच्छा लगा सकते हो, स्ट्रेटेजी से आप थंबनेल वर्क करवा सकते हो। बाकी सब साइकोलॉजी एंड डेटा का काम होता है और हमने ये भी बताया है कि आखिर आपको साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में सीखना कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम सचिन। सो सचिन, स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुए सचिन एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए। ऐसा आप क्या बताने वाले हो जिससे बाकी थंबनेल डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर को हेल्प मिलने वाली है? ओके, तो इट्स बीन 1.5 years सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली मैं धीरे धीरे थंबनेल डिज़ाइनिंग में एंटर कर गया। और मैंने काफ़ी इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क किया है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया है और लो पेइंग क्लाइंट के साथ भी स्टार्टिंग में मैंने काम किया था कुछ टाइम के लिए, और फिर मैंने हाई पेइंग क्लाइंट के साथ भी काम किया। तो मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और मैंने अपने चैनल पर भी वर्क किया है कि थंबनेल डिज़ाइनिंग में किस तरीके से वर्क चीज़ें करती हैं। आपने मेरा चैनल तो देखा ही होगा, सचिन स्पीक्स के नाम से। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है थंबनेल डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग। तो और मैं काफ़ी टाइम से पहले मेरा एक और भी चैनल था, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है थंबनेल डिज़ाइनिंग का। और तो बस यही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग आपको यूट्यूब पर बताते हैं। मैं अपने वीडियोस के थ्रू तो बताते ही रहता हूँ, बट पॉडकास्ट के थ्रू आपको और भी डीप इंसाइट मिलेंगी, सो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी अगर आप एक एस्पायरिंग थंबनेल डिज़ाइनर हो। तो सचिन, सबसे पहले आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कैसे पता चला था, थंबनेल डिजाइनिंग के बारे में, एंड आप थंबनेल डिजाइनिंग में स्पेसिफिकली क्यों आए? आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में इन सब चीज़ों में क्यों नहीं गए? नहीं, मेरा जो स्टार्ट जब मैंने किया था तो मेरा गोल यही था कि मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर ही आगे बढ़ूंगा और एमएनसी जो भी कंपनीज होती हैं उनके साथ काम करूंगा। मेरा वही गोल था। बट हुआ क्या था कि मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया है कि एक मेरे को इंटर्नशिप मिली थी जो थंबनेल डिज़ाइनिंग की थी। उनकी एक एजेंसी थी, उनके साथ मैंने वर्क किया था। तो वहाँ से मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि हाँ, कुछ यूट्यूबर्स के साथ वर्क किया जा सकता है। वहाँ से ही मेरे को पता चला था इसके बारे में। और थंबनेल डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी कर रहा था, मेरा एक यूट्यूब चैनल था पहले, और वहाँ पर जस्ट मैं फ़ोन में बनाया करता था उस टाइम। इसके बारे में आज तक मैंने कभी उतना शेयर नहीं किया है। तो फ़ोन में बनाया था, तो मैं पिक्सल लैब एक ऐप होती है उसमें बनाता था मैं। तो वहाँ से क्या मेरे को आइडिया मिला कि यार थंबनेल डिज़ाइन कुछ इस तरीके होती है, इसमें ये चीज़ें होती है और इस तरीके से हम अपने थंबनेल्स को अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वहाँ से मेरे को पता चला था। और फिर क्या हुआ कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और फिर मेरे को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट तो मेरा डेफिनेटली था ही। तो मैंने डिज़ाइनिंग को थोड़ा अच्छे से सीखा, उसके प्रिंसिपल फंडामेंटल्स होते हैं वो सीखा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे को एक इंटर्नशिप मिली थी, तो वहाँ से मेरा जो माइंड था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से थंबनेल डिज़ाइनिंग में स्विच होने का, तो उस एजेंसी जो इंटर्नशिप थी वहाँ से मेरा माइंड थोड़ा स्विच हुआ और मेरा थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग मेरी इंक्रीज़ हुई और थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए। और वहाँ से फिर मैं आगे एज अ फ्रीलांसर बढ़ा, क्योंकि 14 डेज़ के बाद मैंने वो एजेंसी छोड़ दी थी। फिर मैं एज अ फ्रीलांसर में आगे बढ़ा था वहाँ से। ओके, तो आपने बताया कि आपने मोबाइल पे भी थंबनेल डिजाइनिंग खुद की यूट्यूब के लिए आप करते थे। हाँ। तो अगर अभी कोई एकदम बिगिनर है और उसको थंबनेल डिजाइनिंग में ही इंटरेस्ट है मे बी, तो आपके हिसाब से कौन सा टूल उसको पिक करना चाहिए और वो टूल क्यों पिक करना चाहिए? देखो, जैसे मेरे पास जो टूल था तो मैंने उससे ही स्टार्ट किया था। मैंने ऐसा नहीं सोच रहा था कि मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास पीसी होगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे पास जो था मैंने उससे स्टार्ट किया था उस टाइम। तो वो पिक्सल लैब था। वो तो बहुत पहले की बात है, 2019 की बात है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बट फिर मैंने सोचा कि मेरे को इसमें ही करियर बनाना है, बिकॉज आई वाज सो प्रीटी इंटरेस्टेड इन इट। तो फिर मैंने इसमें आगे बढ़ा, तो मैंने लैपटॉप लिया और लैपटॉप में एक ही ऑप्शन होता है, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कैनवा से स्टार्ट कर सकता था। बट मेरा हमेशा से गोल वही रहता है कि जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है उससे ही स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेटली वो थोड़ा हार्ड होगा मेरे लिए, बट अगर इसमें एक बार मेरी पकड़ अच्छी बन जाती है तो आगे जाकर वो मेरे लिए थोड़ा और भी ईजी होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी,
तो उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनके पास जो भी है कैनवा से कर सकते हो स्टार्ट, और बहुत सारे और भी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे फोटोपी हो गया, और फ़ोन में भी कर सकते हो, बहुत सारे हैं, बट मैंने उससे ही स्टार्ट किया था फोटोशॉप से। तो आपने सचिन बताया था कि आपने फंडामेंटल्स पे भी काम किया था और आपने ये सब चीजें सीखी थी। अभी मैं देखती हूँ कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कैनवा पे सीख लेते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, कलर थ्योरी वगैरह उन्हें नहीं आती, एंड देन दे स्टार्ट पिचिंग टू क्लाइंट्स। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे फंडामेंटल्स पे कब तक काम करना है, मुझे कितने थंबनेल्स प्रैक्टिस करना है जिससे मेरी स्किल शार्पन अप हो जाए, क्योंकि काफी लोगों को इमेज को रिफाइन करना नहीं आता, बेसिक्स ही नहीं आते हैं, तो वो कैसे सीखे जाए और मुझे कब पिच करना है क्लाइंट को? तो इसका देखो सबसे बेस्ट आंसर यही रहेगा कि एक, जैसे मैं बताता हूँ कि टूल हमको आना चाहिए, क्योंकि टूल एक सोर्स है जिससे हम अपने डिज़ाइंस कुछ ना कुछ उसमें कर पाएंगे। वो एक सोर्स है, एक बेस है जहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे। तो टूल तो हमको आना चाहिए, लेकिन टूल ही सब कुछ नहीं होता है। बिकॉज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आज मेरे को अगर कोई कैनवा दे दे तो मैं उसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो टूल ठीक है, मतलब एक रिसोर्स है, एक मतलब तुम्हारा एक वो है, क्या बोलते हैं, मतलब एक बेस है जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को लगता है वो प्रिंसिपल फंडामेंटल्स होते हैं, बिकॉज वही आपको आगे कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे डिज़ाइन बनाने में हेल्प करेंगे। तो जब मैंने साथ ही साथ जब सबसे पहले तो मैंने फोटोशॉप ही सीखा था, और साथ ही साथ मैं डिज़ाइन भी सीख रहा था। डिज़ाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग मेरे को पहले से ही थी, बट मैंने कुछ अपने आप को टाइम दिया 3 से 4 महीने का अच्छे से। मतलब मैंने फिर जितनी भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कलर थ्योरी हो गई और टाइपोग्राफी हो गई और स्पेसिंग हो गई और फॉन्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बताने के लिए बहुत होती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने उनको सबसे पहले कवर किया। मैं एडवांस लेवल पर शुरू में नहीं सोच रहा था। यही लोग गलती करते हैं कि वो शुरुआत में क्या एडवांस लेवल की सोचते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप एक बार बेसिक चीज़ें सीख गए ना, तो आप कम से कम स्टार्ट तो कर पाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एडवांस लेवल की तरफ भागते हैं, जिससे वो जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो था मेरे लिए वो मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग करना था, जो कि है प्रिंसिपल फंडामेंटल, जो उसमें भी बहुत ही कैटेगरीज होती हैं, जैसे बेसिक हो गया, मीडियम हो गया, एडवांस हो गया, मतलब प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले बेसिक को क्लियर करो। ओके, तो जो आप प्रिंसिपल्स बता रहे हो या आप जो टूल्स बता रहे हो, तो जैसे मैंने कोई प्लेलिस्ट खोल के रखी है जहाँ पे टूल्स सिखा रहे हैं, तो मैं साथ में शायद मैं वो टूल्स को सीखती जा रही हूँ, प्रैक्टिस करती जा रही हूँ। आप जो फंडामेंटल्स बता रहे हो, जैसे टाइपोग्राफी हो गई या इवन कलर थ्योरी हो गई, तो मैं उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं देख रही हूँ वीडियो, तो मैं उसको लाइव प्रैक्टिस भी कैसे कर सकती हूँ जिससे मुझे चीज़ें समझ में आ जाए? देखो, ये जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया कि मैं जब प्रिंसिपल्स पर वर्क कर रहा था, जो फंडामेंटल्स होते हैं, मैं साथ ही साथ डिज़ाइन की प्रैक्टिस भी कर रहा था। क्योंकि आपने जो चीज़ सीखी है उसको आप भूल जाओगे अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि मैं साथ में सीख रहा था और साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। इससे क्या होता है, आप जो भी सीख रहे हो साथ ही साथ आप उसको रिकॉल भी कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू, तो वो और आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ये मेरा मेथड था कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं एकदम से बैठा हूँ और मैं प्रैक्टिस ही मतलब डिज़ाइंस को सीख रहा हूँ और कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा लैप्स हो जाता है और थोड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, तो फिर आप उतना इफ़िशियंसी से कोई चीज़ सीख नहीं पाते हो। ठीक है, तो जो मेरे लिए था बेस्ट, मैं साथ में सीख रहा था और साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस वही करो जो डिज़ाइन में आप सीख रहे हो। और इसके लिए मैं एक और चीज़ बताऊंगा, मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखा था और बहुत ही जल्दी सीख गया था। मैंने अभी वीडियो बनाई थी 1 मंथ प्रैक्टिस प्लान वाली। उसमें ये होता है कि आप जो चीज़ शुरुआत में कॉपी करो, आप जो भी डिज़ाइन देख रहे हो, अब कॉपी आप तभी कर पाओगे जब आपके मतलब फंडामेंटल्स थोड़े बहुत क्लियर होंगे। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत इतने होंगे जब आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना, और आपके थोड़ा फोटोशॉप पर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत। तो शुरुआत में यही करना है कि जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हो ऑनलाइन, उनको जस्ट कॉपी करो, जो भी वो कर रहे हैं, जैसे कोई भी की दबा रहे हैं, वो कोई कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जो भी टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो डिज़ाइन बना रहे हैं, जस्ट कॉपी करो, कुछ नहीं सोचना है शुरुआत में। बिकॉज कॉपी कर करके आपकी रिपीटेशन इतनी हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टूल कैसे वर्क करता है और ये कलर यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, वो करना ज़रूरी है। शुरुआत में ज़्यादा कुछ सोचना आई थिंक ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है सचिन, जैसे आपने बताया फंडामेंटल से मुझे काम करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक वीडियो देख रही हूँ कलर थ्योरी के ऊपर, तो आप मुझे विद एग्जांपल बता पाओगे कि मुझे इफेक्टिवली सीखना कैसे है जिससे मैं बेस्ट थंबनेल डिजाइनर बन जाऊं? फॉर एग्जांपल मैंने कलर थ्योरी का पढ़ा कि रेड कलर इस चीज में यूज होता है या ये वाला कलर इस चीज में यूज होता है, तो मैं वो कलर थ्योरी पढ़ रही हूँ, वो वीडियो में देख रही हूँ। अब मुझे इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि मुझे वो चीजें समझ में आ जाए? तो प्रैक्टिस के थ्रू करना है। देखो, अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, उसमें थोड़ा वो सीरियस है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो डेफिनेटली वो रेड कलर का यूज़ होता है। ठीक है, और ये अगर कोई कलर थ्योरी समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगी कौन से कलर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो उसको अगर समझ में आ गई है, तो मैं अगर ऐसी जगह पर होऊंगा
तो पहले मैंने समझ लिया कि अच्छा ये कलर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो उस तरह के डिज़ाइंस मैं अपने माइंड में सोचूंगा या फिर किसी और के देखूंगा, बिकॉज बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ हैं, आप उनके देख सकते हो, उनके समझ सकते हो कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक में रेड कलर क्यों यूज़ हुआ है, इसमें येलो कलर यूज़ क्यों हुआ है, फाइनेंस का है तो ग्रीन कलर क्यों यूज़ हुआ है, ब्लू है तो ये वाला कलर क्यों यूज़ हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख देख कर समझ सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि किसी ने अगर वो थंबनेल बनाया तो उसको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की, तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि किसी का बेस्ट वर्क आपको शुरुआत में देखने को मिल रहा है। अगर मैं बियर बाइसेप्स का देखता हूँ, मिस्टर बीस्ट का देखता हूँ, किसी और का देखता हूँ, तो वो बेस्ट वर्क हैं, तो आप उनके देख के ऑब्जर्व कर सकते हो और कुछ वैसा ही डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा कलर कहाँ पर यूज़ करना है और कौन सा कहाँ पर नहीं करना है। और सचिन, आपने एक और बात बोली थी कि मुझे स्टार्टिंग में कॉपी करना है, कॉपी करते करते मैं उस चीज को बहुत अच्छे से कर लूंगा। तो अगर मैं किसी को कॉपी भी कर रही हूँ तो उसका एंड थंबनेल तो बहुत अलग दिख रहा है और मेरा एंड थंबनेल बहुत डिफरेंट दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इस जो गैप जो आ रहा है मेरा थंबनेल और उसके थंबनेल में, मैं वो उसको कैसे क्लोजर लेके आ सकती हूँ कि एटलीस्ट मैं उसके क्लोजर बना सकूँ? एग्जैक्टली, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ना प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप बिल्कुल वैसा डिज़ाइन बनाने ना लोगे, क्योंकि वही तो आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको ना तो टूल अच्छे से चलाना होता है, ना ही आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स उतनी अच्छी है। तो तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आप देखकर वैसा डिज़ाइन बना पा रहे हो। सोचो आप किसी का डिज़ाइन देखकर बना पा रहे हो और बना भी नहीं पा रहे हो, मतलब कोशिश कर रहे हो और बना ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका लेवल अभी आप हुए नहीं है, आप देखकर भी नहीं बना पा रहे हो। अपने माइंड से नया डिज़ाइन बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई, आप किसी का देखकर भी नहीं बना पा रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप है और बहुत ही अच्छा साइन है कि आप देखकर भी डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हो ना, तो ये आपका बेस्ट साइन है कि आप अभी उतने इंप्रूव हुए नहीं हो। तो तब तक प्रैक्टिस करो देख कर, जब तक आपका डिज़ाइन और उनके डिज़ाइन में कोई डिफ्रेंशिएट ना रहे, तो ये है सबसे बेस्ट। मैंने देखा कि उसके डिजाइन और मेरे डिजाइन में बहुत डिफरेंस है, तो उसको मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँ? या तो फिर से मैं बेसिक्स पे जाना पड़ेगा मुझे, या मैं फिर से देखूं कि यार मैंने ये गलती, तो मैं वो गलतियां कैसे आइडेंटिफाई करूं और मैं कैसे उनको ओवरकम करूं? कुछ आपने जब पहला डिजाइन बनाया होगा तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट दिख रहा होगा, तो फिर वो हाँ क्लोजर कैसे बिल्कुल। आ पाए? देखो ये क्या है, देखो मेरे केस में क्या था कि जब मैंने पहला डिज़ाइन बनाया था, मैं आपको अपना थंबनेल सेंड कर दूंगा, मैं आपको, आप इसको स्क्रीन पर लगा देना, ये मेरा सबसे पहला थंबनेल था। और इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें ना मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से यूज़ की है, मतलब डिज़ाइन बहुत ही बेसिक है, बट इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मेरे को उसका बहुत ही अच्छे से आइडिया था कि कहाँ पर मेरे को कलर यूज़ करना है, किस तरीके से टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है मुझे किस तरीके से रखनी है, मेरे को अपने आप को कहाँ पर रखना है, तो वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, वो यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जो है डिज़ाइनिंग की चीज़ें। वो टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, कहीं ऊपर कर देते हैं, कोई उसमें वो बैलेंस नहीं होता है, सब कुछ अनबैलेंस्ड होता है। तो ये चीज़ तब तक करनी, देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में बनाओगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप देखकर बना रहे हो तो कभी ना कभी 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपका डिज़ाइन बनने लगेगा। और वो प्रैक्टिस, इसी बात की तो प्रैक्टिस है, रिपीटेशन होगी बार बार एक डिज़ाइन की, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपका वो डिज़ाइन होगा वैसा सिमिलर दिखने लगेगा। और स्टार्टिंग में काफी बिगनर्स ऐसा करते हैं कि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थंबनेल उठा के प्रैक्टिस करते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है उसको, जो फैसिनेटिंग लगता है उसको पिंटरेस्ट पे से निकाल के, यूट्यूब पे से निकाल के करने लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू हमें पहले कैसे थंबनेल्स पे स्टार्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करना, और कैसे अपना लेवल बढ़ाते जाना है? बट हाँ देखो, बहुत ही कुछ थंबनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिज़ाइन कुछ होता नहीं है, मतलब डिज़ाइन नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी होती नहीं है। वो थंबनेल्स होते हैं जिनमें डिज़ाइन थोड़ा अच्छा सा होता है और वो बनने में बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो और आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ यार ये डिज़ाइन मैं देखकर बना सकता हूँ। अगर आप खुद से ऑनेस्ट होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरे अभी इस लेवल का मैं हूँ नहीं, मैं देखकर भी नहीं बना पाऊँगा इस डिज़ाइन को। बट इस डिज़ाइन को जो मैं देख रहा हूँ, ये अगर मैं देखकर बनाता हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इसको बना पाऊँगा। तो खुद से समझ में आ जाता है, मेरे को खुद से ही समझ में आता था, मेरे को कोई अदर वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या कुछ किसी का सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर डिज़ाइनर हो तो खुद की सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अभी सचिन, जब आप कोई भी थंबनेल बनाते हो तो आपका आइडियल प्रोसेस क्या होता है राइट नाउ किसी भी थंबनेल को बनाने के लिए? देखो सबसे पहले तो मैं किसी क्लाइंट के साथ वर्क करता हूँ तो मेरे जो सबसे पहली चीज़ होती है कि उनका टॉपिक को समझना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो अगर हमको नहीं पता होगा तो हम चीज़ें क्या है बहुत ही गलत कर देंगे, कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या, टॉपिक के अकॉर्डिंग
किस तरह की उनकी ऑडियंस है, क्या उनकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है। बिकॉज हर इंसान की, हर यूट्यूबर की जो ऑडियंस होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है और उनका इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ मैं पहले समझता हूँ, किसी भी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ पहले मैं उनकी ऑडियंस को समझता हूँ कि उनकी ऑडियंस को किस तरीके का टेस्ट पसंद आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो समझता हूँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप बिगिनर डिज़ाइनर हो ना, बाकी लोगों को देखो सेम टॉपिक पर और उन्होंने वीडियोस किस तरीके से बनाई हैं, क्या थंबनेल्स हैं, क्या चीज़ें उसमें हैं और क्या चीज़ उसमें रिपीटेशन दिख रही है उनमें कि ये बहुत ही कॉमन है। तो ये मैं सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्रिएट करता हूँ कि इस टॉपिक में क्या किया जा सकता है। फिर इसके बाद मैं जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़ोटोज़ की, हेडशॉट इमेजेस की, वो लेता हूँ मैं। और फिर जो थर्ड पार्ट होता है मेरा, मतलब थर्ड प्रोसेस, वो होती है डिज़ाइनिंग। और डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, मतलब डिज़ाइनिंग में उतना ज़्यादा कुछ होता है बिकॉज थंबनेल डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइनिंग ऑनेस्टली बताऊँ तो डिज़ाइनिंग जो थंबनेल्स में होती है ना उतनी क्रेजी होती नहीं है। वहाँ पर जो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाँ, बस कुछ थंबनेल्स होते हैं बट मैक्सिमम हम जो थंबनेल्स देखते हैं डिज़ाइनिंग का उतना रोल होता नहीं है। सबसे ज़्यादा रोल होता है कि क्या चीज़ वर्क करेगी, वो है साइकोलॉजी। तो मेरी प्रोसेस यही रहती है कि सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ, सेकंड में उनकी हेडशॉट इमेजेस वगैरह लेता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और थर्ड प्रोसेस में डिज़ाइन को बनाता हूँ। आपके गो टू इंस्पिरेशन क्या होते हैं कि अगर आपने ये जो टॉपिक बताया इस पे आप यूट्यूब के वीडियो सर्च करोगे, पिंटरेस्ट पे जाओगे, या आपके पास ऑलरेडी पहले कुछ मूड बोर्ड वगैरह बने रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, ऐसा देखो, मैं क्या है, मेरे पास मैं एक फ़ोल्डर रखता हूँ। तो वहाँ से क्या होता है कि मैं बहुत सारे डिज़ाइन, जब भी मेरे को अच्छा देखने को मिलता है, कोई भी डिज़ाइन मेरे को अच्छा दिख गया है तो मैं उनको जस्ट सेव कर लेता हूँ। क्या होता है कि आप बहुत सारे डिज़ाइन देखने की आदत है मेरे को, ये सबसे बेस्ट आदत है डिज़ाइनर की। एक डिज़ाइनर सबसे जो बेस्ट चीज़ कर सकता है खुद से, वो है ऑब्जर्वेशन। जितने डिज़ाइन वो देखेगा उतने माइंड में आइडियाज़, मतलब डिज़ाइन के पैटर्न्स फिट होते जाएंगे, आइडियाज़ के पैटर्न फिट होते जाएंगे। और जब आप डिज़ाइन बनाने जाओगे तो आपके माइंड में इतने सारे आइडियाज़ होंगे, तो कोई ना कोई डिज़ाइन उस डिज़ाइन से फिट हो ही जाएगा और आपका एक यूनिक डिज़ाइन बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी भी बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना है और क्रिएटिविटी निकल के आ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि मतलब दो कलर्स होते हैं, दो डिफरेंट कलर्स, अगर हम उनको मिक्स कर देते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी का जो फॉर्मूला है कि मैंने एक डिज़ाइन का इंस्पिरेशन मैंने इस थंबनेल से लिया और एक दूसरे डिज़ाइन का मतलब थंबनेल का इंस्पिरेशन इस थंबनेल से लिया, इसमें से एक चीज़ निकाली और इसमें से एक चीज़ निकाली और अपने में इंप्लीमेंट कर दी, तो मेरा नया क्रिएटिव डिज़ाइन बन गया। तो गो टू इंस्पिरेशन मेरी यही रहती है कि कोई थंबनेल्स है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों ने क्या किया है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली मैं क्या है, देखो बहुत सारे डिज़ाइंस देखता हूँ, मतलब बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी सेम टॉपिक में से ही आइडियाज़ जनरेट करने हैं। बहुत सारे ऐसे अदर आइडियाज़ होते हैं, अदर थंबनेल्स होते हैं, वहाँ से आप कहीं से कोई भी आइडिया अपने थंबनेल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी का भी आइडिया अपने में कर सकते हो, तो वो एक यूनिक बन जाता है, समझ रहे हो। तो ये है। एंड आपके गो टू रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ये फॉन्ट मैं बहुत मोस्टली यूज करता हूँ, या इंस्पिरेशन के लिए मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, या किसी भी कलर जब नहीं समझ में आते हैं तो मैं शायद कोई वेबसाइट यूज करता हूँ, कुछ भी चीजें ये सब? देखो, थंबनेल अगर मेरे पास आ चुका है तो मैं उस टाइम कहीं नहीं जाता हूँ। मैं पहले से ही एकदम तैयार रहता हूँ कि मेरे को पता है कि कभी भी थंबनेल आएगा, ठीक है, और मेरे पास इनफ टाइम भी होता है। बट मैं उस टाइम पर ये रिसर्च वगैरह नहीं करता हूँ कि मेरे को आइडियाज़ कहाँ से लेना है। बट हाँ, डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को ना आइडियाज़ आते नहीं है, तो उस केस में मैं यूट्यूब पर जस्ट एकदम मतलब स्क्रॉल करता हूँ और अपने उस फोल्डर में चला जाता था मैं। तो वहाँ पर क्या बहुत सारे थंबनेल्स मेरे को देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ उनको, ठीक है, और उनसे देखकर मेरे को कोई ना कोई आइडिया ऐसा लग जाता है कि हाँ, इस आइडिया को मैं इस वाली थंबनेल में फिट कर सकता हूँ। तो मैं देखो बेसिकली देखा जाए तो मैं बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट्स ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज देखो थंबनेल्स में बोल्ड फॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जेबल डेमो हो गया, और कभी कभी क्या होता है कि स्पेस नहीं होती तो मैं खांड यूज़ करता हूँ, और जेबल डेमो, खांड। तो हाँ, तो कुछ लिमिटेड फ़ॉन्ट्स ही, मैं ज़्यादा फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो डिज़ाइन थंबनेल्स में ना बोल्ड फ़ॉन्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो दिखेगा कि क्या लिखा है। तो वो बोल्ड होगा तभी अच्छा लगेगा, तो बोल्ड ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, और बेसिकली मैं जेबल डेमो यूज़ करता हूँ। आपने एक और चीज के बारे में बात की थी जो कि साइकोलॉजी की डिजाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, थंबनेल्स में ज्यादा यूनिक नहीं होता है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या चीज हमें अंडरस्टैंडिंग करानी है। तो वो साइकोलॉजी में कैसे समझ सकती हूँ एज अ थंबनेल डिजाइनर, और मुझे कैसे बेस्ट रिजल्ट्स लेके आने अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल वही है अपने डिजाइन। ये सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है, वो है एक्सपीरियंस। बिकॉज जितनी बार आप लोगों के साथ वर्क करोगे, जितनी बार आप मतलब आपकी डिज़ाइन फेल होगा कि आपका डिज़ाइन वर्क नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा डिज़ाइन ये वर्क करे क्यों नहीं रहा है।
तो वो जो एनालाइजेशन होगा उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम में, वही आपको इंसाइट देगा कि ये वर्क इसलिए नहीं करा था। तो वहाँ से आपको पैटर्न मिलेंगे कि ये पैटर्न था जो मैंने अप्लाई किया था जो वर्क नहीं करा, लेकिन अगर मैं ये यूज़ करता तो डेफिनेटली ये वर्क करता। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होगी, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी नहीं है कि 1-2 महीने में सीख जाए, ये आएगी एक्सपीरियंस से। और यही एक डिज़ाइनर को, एक नूब डिज़ाइनर को एक प्रो डिज़ाइनर से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है। यही डिफरेंस होता है उनमें, और ये चीज़ अचीव करना टाइम के साथ ही आएगी। इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव है ही नहीं कि मतलब कोई अलग तरीके से कुछ हो कि हम कुछ किसी को फॉलो कर लें या फिर कुछ और कर लें, कोई अदर वे है ही नहीं। आपको वर्क करना पड़ेगा और आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ये डिज़ाइन वर्क क्यों कर रहा है और कैसे कर सकता था, और ये क्यों नहीं किया है उसको समझूंगा, और दूसरों के डिज़ाइन वर्क कर रहे हैं तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं उसको समझूंगा। तो ये इस समझ से आता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो थोड़ा टाइम लेती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग था और ये जो माइंडसेट था आपने, ये कैसे डेवलप किया था? आपको इसके बारे में कैसे पता चला था? क्योंकि देखो काफी मैं बहुत designers पैशनेट हूँ, होते देखो मैं थंबनेल्स के रिगार्डिंग हाँ। बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मेरे को बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है कि ये थंबनेल क्यों वर्क कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, अच्छा इसमें ना ये वाला फेस यूज़ किया गया है पॉपुलर क्रिएटर, मतलब पॉपुलर सेलिब्रिटी का, इस वजह से इस थंबनेल पर व्यूज़ आए हैं। अब जैसे मैंने अभी देखा था कि बियर बाइसेप्स का एक पॉडकास्ट था, तो उनमें ना उन्होंने एक मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, तो उनमें क्या हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी, तो उनमें उन्होंने मोहम्मद शमी का फ़ोटो यूज़ किया था। खैर उसमें मोहम्मद शमी का थोड़ा सा जिक्र हुआ है, बट मोहम्मद शमी उस टाइम क्या थोड़ा पॉपुलर हो रहा था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने उसका फेस यूज़ किया उसमें, जिससे लोग फैमिलियर ऑलरेडी हैं, तो उसको अगर यूज़ करेंगे ना तो व्यूज़ और अच्छे से आएंगे। तो ये देखो मतलब इसको कहीं से आप सीख ही नहीं सकते हो, ये तो आपकी अवेयरनेस है। आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो सोशल मीडिया पर, आप कितने ज़्यादा अवेयर हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तो ये इसको सीखने का कोई अदर ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई तरीका है ही नहीं। ये तो ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, खुद अवेयर होना चाहिए। तो आप ऐसी कुछ स्किल्स मेंशन कर दो, क्योंकि ये तो होती हैं हार्ड स्किल कि हमने थंबनेल डिजाइनिंग वो सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स आ रही हैं जो आप बता रहे हो। तो आपके हिसाब से क्या क्या स्किल्स मुझे आनी ही चाहिए एज अ थंबनेल डिजाइनर अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल पे जाना है? तो देखो थंबनेल डिज़ाइनिंग में बेस्ट लेवल पर आप तभी जा सकते हो जब आप डिज़ाइन से ऊपर उठ जाते हो, वो तभी आपके आएगा। बिकॉज मैं डिज़ाइन से ऊपर उठ चुका हूँ और मैं अपने आप को सबसे पहले थंबनेल स्ट्रेटेजिस्ट कंसीडर करता हूँ, फिर मैं डिज़ाइनर। अब जो भी हो, कोई कुछ भी बोले, काफ़ी लोग सोचते हैं कि डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेटली होती है, 30% रोल होता है डिज़ाइनिंग का, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 70% होता है, क्योंकि वहाँ से ही डिसाइड होता है कि थंबनेल वर्क करेगा क्या नहीं। डिज़ाइन से आप थंबनेल अच्छा लगा सकते हो, स्ट्रेटेजी से आप थंबनेल वर्क करवा सकते हो, तो ये होता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वही चीज़ आपको आपके जो मतलब जो आपके रेट्स होती है वो इंक्रीज़ कराती है, आपकी वैल्यू जो होती है वो आप अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हो। और अगर डिज़ाइनर बन के रहोगे तो आप डिज़ाइन बनाते ही रह जाओगे, आप स्ट्रेटजी नहीं दोगे क्या चीज़ें वर्क करती हैं क्या नहीं करती है, और उसी के आपके पैसे बढ़ते हैं, मतलब जो आपकी सर्विसेज होती हैं उसी के बढ़ते हैं। डिज़ाइन बनाते रहोगे तो जस्ट डिज़ाइन ही बनाते रह जाओगे, ठीक है, और उतना क्रेज़ी लेवल पर ग्रो नहीं कर पाओगे। आज मेरे से मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ, तो वो मेरे से स्ट्रेटजी मतलब मेरे से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनवाते हैं कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं, आप हमारे थंबनेल्स को एनालाइज करो। मतलब वो मेरे से डिज़ाइन की बात तो बाद में करते हैं, सबसे एंड में वो कहते हैं कि हमारे थंबनेल्स में अभी मिस्टेक क्या है, आप एनालाइज करो इसको, और इसमें हम क्या और बेटर कर सकते हैं, और आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस टाइप की कैटेगरीज, मतलब जैसे हेल्थ एंड फिटनेस की कोई कैटेगरी है, इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आपने बहुत ही क्रेजी लेवल पर ऑब्जर्व कर रखा होगा यूट्यूब को, लोगों को बहुत ज़्यादा देख रखा होगा, आप डिज़ाइन से ऊपर उठ चुके होंगे, डिज़ाइन में लगे रहोगे तो फंस जाओगे, और स्ट्रेटजी में आओगे तो फिर बहुत ही क्रेजी लेवल पर ग्रो करोगे। तो यही चीज़ है जो आपके मतलब हर चीज़ में आपको ग्रो कर सकती है, वो है स्ट्रेटजी फर्स्ट एंड डिज़ाइन सेकंड इन थंबनेल डिज़ाइनिंग। एंड सचिन, अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े, अगर 2025 में आपके पास आपका यूट्यूब भी नहीं है, आपको डिजाइनिंग की कुछ नॉलेज नहीं है, अभी आपको फर्स्ट क्लाइंट भी अपना नहीं मिला है, तो आप क्या रोड मैप यूज करोगे टू लर्न थंबनेल डिजाइनिंग, एंड अपना फर्स्ट क्लाइंट आप कैसे लेके आओगे 2025 में? देखो अगर डिज़ाइनिंग में मेरे को आना है तो सबसे पहला स्टेप होगा वो है डिज़ाइनिंग को सीखना, वो तो सबसे पहला स्टेप है। तो डिज़ाइन के जो भी प्रिंसिपल फंडामेंटल्स होंगे उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझूंगा और टाइम दूंगा अपने आप को, बिकॉज मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और डिज़ाइनर्स बोलते हैं कि मेरे को ना 1 महीने के अंदर डिज़ाइनिंग सीखनी है और मेरे को स्टार्ट करना है। मतलब डिज़ाइनिंग सीखना तो दूर की बात, उनको पैसे भी कमाने हैं मतलब 1 महीने के अंदर। तो बड़ा मैं कभी शौक हो जाता हूँ, मतलब कितनी क्रेजी लेवल की स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। बट सबसे पहले तो मैं वही सीखूंगा कि जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको अच्छे से सीखूंगा मैं, क्योंकि वही आपका बेस बनाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका बेस उतना ही आप उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग बना पाओगे, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो डिज़ाइनिंग का जो मेरा बेस है, मतलब डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल फंडामेंटल्स मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूँगा,
और उसके बाद जो भी टूल्स वगैरह होंगे तो उस पर पकड़ मैं अपनी अच्छी बनाऊंगा, बिकॉज आपने बेस तो बना लिया है, अब उस बेस के थ्रू उस पर बिल्डिंग जो भी बनाओगे तो उसमें टूल्स भी तो यूज़ होंगे, तो टूल्स आपको समझ में आना चाहिए। लेट सपोज अगर आपने कोई बढ़िया सी कार ले लिया, अगर आपको कार चलाना आती नहीं होगी तो वो कार कोई मतलब की नहीं होगी। तो अगर आपने डिज़ाइनिंग की फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे से सीख लिया है और अगर आपको उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल्स ही यूज़ करना नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो टूल सीखूंगा और फिर मैं थोड़ा और टाइम दूंगा उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस करूंगा। अभी क्या लर्निंग चल रही थी, टूल सीखा था, डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल सीखे, अभी थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही थी, अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में मैं प्रैक्टिस करूँगा, बहुत प्रैक्टिस करूँगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने बहुत क्रेजी लेवल पर प्रैक्टिस की थी, मतलब मैं बहुत ही इंडल्ज हो चुका था इन चीज़ों में कि मैं दिन भर प्रैक्टिस ही करे जा रहा हूँ। क्योंकि एक बार वो मज़ा आने लगता है ना कि आप डिज़ाइन बना रहे हो और वो डिज़ाइन अच्छे बन रहे हैं, तो आपको अंदर से एक अच्छी किक मिलती है कि हाँ मैं जो बना रहा था, जो मेहनत कर रहा था, उसमें अब रिजल्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। तो प्रैक्टिस करूँगा, प्रैक्टिस वाले पार्ट को कभी स्किप नहीं करना है। काफ़ी लोग कर देते हैं, डिज़ाइन सीख लिया, टूल सीख लिया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब आ जाते हैं भाई क्लाइंट्स पर, क्लाइंट्स पर आ जाते हैं वो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, तभी तो फिर वो उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि आप ChatGPT वगैरह का यूज़ करके बढ़िया क्लाइंट्स को अट्रैक्ट तो कर लेते हो, बट उनको रिटेन तो तभी करोगे जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को इनफ टाइम देना है प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे क्लाइंट्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बहुत यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करता था, तो मैंने पहले कभी किसी को देखा ही नहीं, मतलब किसी को अलग से मैंने किया नहीं। जिन लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा था मैंने उनको रीच आउट किया। तो सबसे पहला जो मेरा क्लाइंट था वो उनके 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे, वो उनका डॉक्यूमेंट्री टाइप का यूट्यूब चैनल था। तो उनके साथ मैंने वर्क किया था, बिकॉज उनके मैं कंटेंट देखता आ रहा था और उनका मैंने काफ़ी टाइम से देखा था। तो मेरे को लगा कि इनके थंबनेल्स में इनसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को वहाँ से काम मिला था। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये थंबनेल्स ये यूट्यूबर्स हैं, इनके थंबनेल्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उनको रीच आउट कर दो, कहीं और बाकी कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब सबसे पहले जो मैंने क्या किया था कि मैंने वर्क किया, क्लाइंट्स कुछ लिए, क्लाइंट्स मिले, थोड़ा और क्लाइंट्स लिए, अपना क्लाइंट स्टेटस मैंने जो था, क्लाइंट बेस होता है, उसको थोड़ा मैंने इंक्रीज़ किया। बिकॉज आपके पास अगर क्लाइंट होंगे ना, क्लाइंट बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बाकी चीज़ें कर पाओगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, 4 से 5 अपने पास क्लाइंट्स कर लो, 2 से 3 क्लाइंट्स आप अपने पास कर सकते, 2 से 3 4 5 जितने भी। उससे क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप जो भी कर रहे हो आपकी रेगुलर इनकम आने लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कोल्ड आउटरीच तो मैं करता ही हूँ खैर, तो उसके लिए मैंने लिंक्डइन का यूज़ किया था। लिंक्डइन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल, लिंक्डइन सबसे बेस्ट चीज़ रही है मेरे लिए। वहाँ से मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से और कोल्ड ईमेल। तो ये चीज़ है, यहाँ से मैं ट्राई करूँगा और यहाँ से मैं उनको रीच आउट करूँगा। आई थिंक सचिन मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से इन डिटेल हम थंबनेल डिजाइनिंग की एंड प्राइसिंग एंड ऑल की बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरे को बहुत ही सही लगा, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, ये पॉडकास्ट देखा, डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और जो चीज़ें हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, काफ़ी लोग कुछ और चीज़ें समझते हैं कि डिज़ाइनिंग ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और थंबनेल डिज़ाइनिंग को ना काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इससे इनकम की ही नहीं जा सकती। बट अगर आप अपने आप को कैपेबल बना लेते हो ना स्किल वाइज, तो बहुत ही क्रेजी लेवल पर पहुंचा जा सकता है। इंडिया में भी पहुंचा जा सकता है और बाहर के क्लाइंट के साथ भी पहुंचा जा सकता है। तो बस आई थिंक आपको ने जो भी मैंने जो बताया तो वो आपको ज़रूर हेल्प किया होगा। डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है। तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं, एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें।